हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर अ न्यू स्टडी सर्किल। बच्चों, हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और हमने बेसिक अलजेब्रा स्टार्ट करा था। बेसिक अलजेब्रा में हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों, वो रहेगा सेट थ्योरी। देखो, ये बेसिक अलजेब्रा का ही एक टॉपिक है। देखो बच्चों, सेट थ्योरी आप लोगों ने 9th-10th में कुछ पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होगा। हम लोग उतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। अब क्या है बच्चों, सेट थ्योरी अगर आपने पढ़ ली ना तो आपकी 100% फिजिक्स सब सॉल्व हो जाएगी। हाँ, मैं मजाक कर रहा हूँ। बस ये इसलिए पढ़ना है क्योंकि कुछ क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम्स अगर आप तैयारी करोगे तो उसमें आ जाते हैं जिसमें सेट्स के फॉर्म में न्यूमेरिकल लिखे होंगे, और सेट देखते ही दिमाग का सेट बिगड़ने लगता है। तो इसलिए इतना ज़रूर समझ लो कि फिजिक्स के क्वेश्चन लग जाए। तो हम लोग करेंगे क्या, इस पूरे लेक्चर में जल्दी जल्दी जितनी सेट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो ख़त्म कर देंगे। तो देखते हैं बच्चों इसमें क्या पढ़ना है। इसमें देखो बहुत कुछ लिख दिया है मैंने, वो इसलिए लिख दिया क्योंकि बहुत थ्योरेटिकल टाइप का टॉपिक है, इसलिए ज़्यादा इसमें कुछ आपको गणित लगानी नहीं है गणित, लेकिन ज़्यादा गणित नहीं लगानी। क्या है बच्चों, सेट थ्योरी के बेसिक क्या है समझते हैं। सेट्स पहले जानते हैं कि सेट्स क्या होता है। पहले तो ये जान लो कि इसको जॉर्ज कैंटर नाम के एक मैथमेटिशियन ने बनाया था, जर्मन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने सेट थ्योरी की स्टार्ट करी थी। ठीक है, इसका कोई लेना देना नहीं आपसे। अ सेट क्या होता है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट से मतलब है बच्चों कि ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, नाम हो सकते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है, नाउन्स हो सकते हैं, और इसमें एलिमेंट्स के नाम हो सकते हैं, मतलब कुछ भी जिनका आप एक सेट बना दो। सेट समझते हो, जो बेसिक आपके दिमाग में सेट चल रहा है, कलेक्शन, ग्रुप बना दो, उसको आप सेट बोलते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नेचुरल नंबर्स वो एक सेट है। जैसे n नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, सेट के फॉर्म में। 1 2 3 4 ये सब क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनको बच्चों एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ये जो ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 ये सारे क्या है, ये मेंबर्स ऑफ सेट है। तो इनको ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं या मेंबर्स ऑफ सेट भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों। अब बच्चों जैसे कि कोई एक मान लेते हैं एक एलिमेंट है ए जो है कैपिटल ए, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। एक सेट है ए, उसका ए, स्मॉल ए एक एलिमेंट है, यानी कि वो कहीं ना कहीं इसमें लाई करता है। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम कहेंगे कि ए बिलोंग्स टू ए, स्मॉल ए यानी एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये मैंने पहले भी बताया था। ए बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है ए। और मान लो अगर ए इसका एलिमेंट नहीं है, मान लो जैसे कि मैं कह दूं 0, तो 0 देखो नेचुरल नंबर्स के सेट में नहीं आता है, तो मैं क्या कह दूंगा, ए डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी कि ये साइन किसका है, ये डज नॉट बिलोंग का साइन है। ये बिलोंग्स टू के साइन को कट कर दो, ऐसे लाइन से कट कर दो। ठीक है बच्चों। अब बात आती है बच्चों सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक है आपका रोस्टर, या इसको ट्यूबुलर फॉर्म भी कहते हैं। जैसे कि देखो बच्चों, ये सेट ऑफ वॉवल्स है, वॉवल्स का सेट है, AEIOU, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में वॉवल्स होते हैं, तो ये उनका सेट है। इतना तो याद होगा। अब इंग्लिश तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, इंग्लिश पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, ये वॉवल्स का सेट है। इसको अगर मैं इस टाइप से लिखूं जैसा लिखते आ रहा हूं, तो इसको रोस्टर या ट्यूबुलर फॉर्म बोलते हैं। इसमें ऑर्डर मायने नहीं रखता। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ई को पहले लिख दो, आई लिख दो, ओ लिख दो, ए लिख दो, यू लिख दो, मतलब ऑर्डर मायने नहीं रखता। बस वो एलिमेंट कौन से हैं वो मायने रखते हैं। ठीक है, और ये भी एक चीज ध्यान रखना कि सेट जब भी आप लिखते हो तो उसमें रेपिटेशन का कोई मतलब नहीं होता। मतलब अगर कोई एक एलिमेंट या मेंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको आप एक बार लिखो, और अगर 4 बार लिखा हुआ है तो उसका मतलब सेम माना जाता है। जैसे यहाँ पर अगर हम एक सेट बनाएं जिसमें स्कूल एक जो हमारा वर्ड है उसके सारे लेटर, स्कूल समझ रहे हो ना, SCHOOL, तो एक तो हमारा सेट ये बन जाएगा SCHOL। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखो, देखो डबल ओ आया तो हमने ओ एक बार लिख दिया, वो दोनों सेम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम अल्फाबेट का सेट बना रहे हैं कि भाई कौन कौन से अल्फाबेट हैं जो स्कूल में आते हैं। तो कौन कौन से, एस है, सी है, एच है, ओ है और एल है। और या इसमें तुम ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि ये लिखा है, हेंस ऑर्डर इन विच एलिमेंट्स आर प्लेस्ड एंड रेपिटेशन इज इममटेरियल। इममटेरियल मतलब वो मायने नहीं रखता है। यहाँ पर देखो एच पहले लिख दिया, ओ एल एल सी एस, इस तरीके से।
ये बच्चों समझ गए हो? इसको एक बार आप देख लो, इसके नोट्स नहीं बन। और हाँ, मैं बायो वालों से बता दूं, आपको ये ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर आप पढ़ लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं काम नहीं भी आएगा तब आपको डर कभी नहीं लगा। अगर एक न्यूमेरिकल आ गया ना फिजिक्स में, जैसे चार्जेस आ गए, एक चार्जेस का सेट दे दिया कि इनकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी, अब आप सेट देख के ही आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो उससे अच्छा क्या है, एक बार देख तो लो ही, भले आप नोट्स ना बनाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये देखो क्या है, दूसरा जो टाइप है, जैसे अभी हमने टेबुलर फॉर्म देखी या रोस्टर फॉर्म देखी, दूसरा क्या है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में बच्चों सेट को कैसे लिखा जाता है, जिसमें हम सेट की प्रॉपर्टीज बताते हैं, प्रॉपर्टीज को एक ब्रैकेट में लिख देते हैं और हम बोल देते हैं कि ये सेट बिल्डर फॉर्म है। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर वॉवल को हमने कैसे लिखा है, ये हमने बना दिया पैरेंथेसिस, एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये तो पूरी कहानी कहे दे रहा है ना कि वी एक ऐसा सेट है जिसमें एक्स एक एलिमेंट है, एक नहीं मतलब एक्स एलिमेंट है, वो एलिमेंट इंग्लिश के सभी अल्फाबेट से मिलके बना हुए हैं। मतलब कि वी आपका एक्स है जो कि इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवल है, तो वो ए भी हो सकता है, वो ई भी हो सकता है, वो आई भी हो सकता है, वो ओ भी हो सकता है और वो यू भी हो सकता है। ये भी एक तरीका है सेट को रिप्रेजेंट करने का। बात समझ गए आप? तो दोनों तरीकों से आप, इससे फिजिक्स में आपका इससे ज़्यादा पाला पड़ेगा, मतलब वो तरीका उससे भी पड़ेगा, इससे ज़्यादा, इस तरीके से ज़्यादा लिख दिया जाता है। अब बात आती है बच्चों टाइप्स ऑफ सेट। सेट कितने टाइप के होते हैं? तो जैसे कि एक पहला आप देख रहे हो एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब कि उसमें कोई मेंबर ही नहीं है, मतलब आपने एक सेट लिखा, जैसे मान लीजिए इस तरीके से ए, और अंदर इसके कुछ है ही नहीं, मतलब कोई मेंबर नहीं है। इसको रिप्रेजेंट बच्चों फाई से करते हैं, ये फाई देख रहे हो, ये फाई से करते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखो, बहुत अच्छा लिखा हुआ, ए इज अ सेट कंटेनिंग एलिमेंट एक्स सच दैट, इसको पढ़ा कैसे जाता है, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लासेस 10th एंड 11th। ऐसा कोई स्टूडेंट पॉसिबल है बच्चों? सब फुनसुक वांगड़ू तो हो नहीं सब लोग, तो क्या होगा कि या तो तुम क्लास 10th में हो या 11th में हो। बात समझ में आ रही? तो यानी कि ये सेट क्या होगा, इसमें कोई स्टूडेंट नहीं होगा, नल सेट, यानी कोई स्टूडेंट नहीं है। बात समझ गए? इसको नल या वाइड सेट भी बोलते हैं, ये देखो नल या वाइड सेट। दूसरा क्या है बच्चों, टाइप फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट मतलब कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है उस सेट में वो फाइनाइट है, वो दिख रहे हैं कि भाई इतने ही है। और इनफाइनाइट मतलब जिसमें अनंत है, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं। जैसे कि एक सेट है, इसमें देखो क्या है 1 2 3 4 5, ये मैंने गलत लिख दिया, 6 7 और 8, ये एक फाइनाइट सेट है, इसमें 8 एलिमेंट हैं, ये दिख रहा है आपको। अब मैं एक दूसरा सेट ले लूं जिसमें स्टार्स इन यूनिवर्स, ये तो इनफाइनाइट सेट होगा ना, यूनिवर्स में कितने सारे स्टार्स। अब वो फाइनाइट है इनफाइनाइट भगवान जाने, लेकिन अभी इस लेवल पे तुमको यही पता है कि वो इनफाइनाइट है। बात समझ गए? फिर बच्चों आता है तीसरा सेट सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक सिंगल एलिमेंट होता है। देखो ए एक सेट है, कैपिटल है, उसमें एक एलिमेंट स्मॉल है। बात समझ गए? एक ही मेंबर होता है, एक ही ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। इक्वल सेट्स क्या होते हैं बच्चों? इक्वल सेट्स वो होते हैं जिनमें मान लो ए और बी दो सेट्स हैं, तो ए का हर एक एलिमेंट वही एग्जैक्ट होना चाहिए जो बी का है। जैसे कि देखो बच्चों, ए इक्वल टू बी, अगर ये बराबर नहीं है तो इसको अनइक्वल बोलेंगे, अनइक्वल सेट्स, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं, ए एक सेट है 1 2 3 और बी एक सेट है 2 2 1 3, ये दोनों इक्वल है कि नहीं है? अब बच्चों आप कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आप शुरुआत से समझ रहे हो तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे। देखो 2 2 दो बार लिखा, उसका मतलब क्या है, वो है तो 2 ही, 1 3, और मैंने अभी बताया सेट की प्रॉपर्टी में कि ऑर्डर इमटेरियल होता है, इसको आप रीअरेंज भी कर सकते हो, 1 2 3। तो देखो दोनों सेम सेट हैं, सारे एलिमेंट मैच कर रहे हैं, तो यानी ए इक्वल टू बी। बात समझ गए बच्चों? ये एक बार देख लीजिए आप लोग। अगर आप नोट नहीं कर रहे हो तो इसमें परेशानी की बात नहीं है, ये सब नोट्स मिल जाएंगे आपको। नोट्स करने, ये नोट करने की ज़रूरत भी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बस आप एक एक कहानी की तरह देख डालो इसको। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो बच्चों, अब कुछ टाइप ऑफ सेट हैं जो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आगे इसको चल के ये हमारे काम आने वाले हैं। जैसे कि सबसेट। सबसेट क्या होता है बच्चों? सब सेट यानी जैसे हम बोलते हैं सब सिस्टम, यानी सिस्टम का एक छोटा पार्ट, वैसे ही सबसेट क्या होता है? एक बड़े सेट का एक छोटा पार्ट। जैसे बच्चों देखो,
A set A is said to be a subset of set B if every element of A is also an element of B. इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों? A is a subset of B. सबसेट के लिए साइन ये यूज करते हैं बच्चों। एक ऐसे कटोरी बनाओ उल्टी, ठीक है, C बनाओ और नीचे एक लाइन खींच दो, ठीक है, और इसको क्या लिखते हैं बच्चों? A is a subset of B if A belongs to कैपिटल A एंड A belongs to कैपिटल B। बात समझ गए? अब एक चीज और ध्यान रखना, अगर बिलोंग नहीं करता है तो हम कह देंगे A सबसेट नहीं है B का। तो उस केस में जब कोई चीज ना हो तो बस लाइन खींच देनी होती है, उसको कैसे कर देंगे? ये सबसेट का साइन, ये काट दिया, यानी A B का सबसेट नहीं है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स Q इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स R। मैंने आपको बच्चों बताया था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, सारे रैशनल और सारे इरेशनल नंबर को मिला दो तो रियल नंबर बन जाते हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो रैशनल नंबर यानी Q है वो रियल नंबर्स का एक पार्ट है ना, यानी कि वो सबसेट है। तो हम क्या बोलेंगे? सेट ऑफ रैशनल नंबर Q इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स R। Q इज अ सबसेट ऑफ। अब आप सोचो कि यहाँ सर आपने लाइन क्यों नहीं खींची, सिर्फ आपने ये C क्यों बनाया? ये बच्चों C नहीं होता, ये ऐसे किताबों में देखोगे तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ये प्रॉपर सबसेट है। एक होता है सबसेट कि A के सारे एलिमेंट B में हैं, एक होता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? A इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ B। कब कहलाएगा प्रॉपर सबसेट? जब B में एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट हो जो A में ना हो, मतलब A के सारे एलिमेंट B में हैं। मतलब जैसे कि आप एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, यहां पर कहीं पर मैं लिखता हूं, ये यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए एक सेट है 1 2 3 और B एक सेट है 1 2 3 4 5। तो देखो A सबसेट तो है B का, क्योंकि 1 2 3 पूरा पूरा A इज अ सबसेट ऑफ B। लेकिन B में एक एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा हो जो A से मिलता जुलता ना हो। यहां 4 और 5 दो एलिमेंट मिल गया आपको, तब हम कहेंगे A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। प्रॉपर सबसेट को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं? ऐसे, ये साइन होता है, नीचे लाइन नहीं खींचते। तो इसकी डिफिनीशन प्रॉपर सबसेट की क्या है? A इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B एंड B इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ A। जब हम A को B का सबसेट बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, तो B को उसका सुपर सेट बोलते हैं, दोनों वाइस वर्सा चलता है। जैसे A इज अ सबसेट ऑफ B इफ एंड ओनली इफ। ये जो IFF होता है इसका मीनिंग होता है इफ एंड ओनली इफ। कब होगा A प्रॉपर सबसेट B का? जब A सबसेट हो B का। भाई प्रॉपर सबसेट होने के लिए पहले सबसेट होना पड़ेगा ना, और A B के बराबर भी नहीं है, मतलब ये भी ना हो कि A B के बराबर हो जाए। सबसेट तो है, मतलब उसका पार्ट तो है, लेकिन एटलीस्ट वन एलिमेंट B का ऐसा है जो A में नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तब हम कह देंगे कि ये एक प्रॉपर सबसेट है। जैसे कि यहां पर है रैशनल नंबर रियल नंबर के प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि रियल नंबर में एटलीस्ट वन इरेशनल नंबर तो होता ही है, क्योंकि वो तो सारे इरेशनल नंबर का भी सेट होता है। बात समझ गए? कुछ बच्चों सिंबल होते हैं सेट थ्योरी में जो आपको बहुत परेशान कर सकते हैं, क्योंकि वो कहीं कहीं पर फिजिक्स में भी यूज हो जाते हैं। सेट थ्योरी बच्चों क्या है? एक कलेक्शन ऑफ डेटा। ये मैथमेटिक्स है भी नहीं, कहा जाए अगर तो मैं मुझसे कोई पूछे तो सेट थ्योरी एक बेसिक मैथमेटिक्स है भी नहीं, बेसिक नहीं है, एडवांस हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा है, डेटा को आपको कलेक्ट करना है, तो डेटा तो कहीं भी यूज हो सकता है, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में। बात समझ में आ रही है? तो सिंबल बच्चों क्या होते हैं? ये जैसे कि आप जान गए हो, ये आपने C और नीचे एक सीधी कटोरी बनाई, नीचे एक लाइन खींच दी, ये आपका सबसेट का साइन है। ये आपका अगर नीचे लाइन नहीं खींची तो ये प्रॉपर सबसेट का साइन है। ये एक एरो टाइप का ये जो हम बना देते हैं ना, ऐसे ही जब मन करता है, इसका मतलब सेट थ्योरी में होता है इम्प्लाइज दैट, मतलब ये दिखाता है, इम्प्लाइज दैट। ये बच्चों किसका साइन है? मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, बिलोंग्स टू का साइन। और ये जो बच्चों इफ एंड ओनली इफ लिखा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वल टू में दो साइड एरो लगा दो, इफ एंड ओनली इफ का साइन ये होता है। ये बच्चों क्या चिड़िया बैठी है, देखो ये वी बनाए, बीच से काट दे, इसका मतलब होता है फॉर ईच एंड एवरी, फॉर ईच एंड एवरी। ये बच्चों ध्यान रखना, ये अभी ये बहुत काम आएगा। और एक ये देखो उल्टा ई, मिरर ई बना हुआ, इसका मतलब होता है इंक्लूडेड। इंक्लूडेड यानी कि मान लेते हैं ए बिलोंग्स टू ए, इंक्लूडेड का साइन बी, यानी कि
ए में सारे एलिमेंट बी के भी हैं, वो आप अभी न्यूमेरिकल जब आगे चल के देखेंगे तो ये साइन आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। इसका मतलब होता है इंक्लूडेड, मतलब ये भी आपने इंक्लूड करा है। जैसे मैं लिख दूं ए इंक्लूडेड बी, इसका मतलब हो गया ए बी में इंक्लूड कर लिया गया, बी सेट में ए आ गया है। ठीक है बच्चों, तो ये इंक्लूडेड का साइन, ये फॉर ईच एंड एवरी का साइन, ये सबसेट का साइन, ये प्रॉपर सबसेट का साइन, ये इंप्लाइज दैट का साइन, ये बिलोंग्स टू का साइन, ये इफ एंड ओनली इफ का साइन। ठीक है, इसको आप देख लो एक बार। तो क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? सबसेट पढ़ लिया हम लोगों ने, प्रॉपर सबसेट पढ़ लिया हम लोगों ने, सिंबल के बारे में जान लिया हम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब थोड़ा ये देखते हैं बच्चों इंटरवल क्या होता है। इंटरवल मतलब वो खाने पीने वाला इंटरवल नहीं बच्चों, इंटरवल मतलब सेट थ्योरी में इंटरवल क्या होता है। मान लेते हैं दो आपके एलिमेंट है ए और बी, जो कि किसी रियल सेट के एलिमेंट है। रियल सेट यानी आर, जिस फिर वही बात, जब कैपिटल आर रख दूं तो मतलब कि रियल नंबर की बात हो रही है, रियल सेट की बात हो रही है, जिसमें रैशनल और इरेशनल सारे नंबर। ठीक है, तो ओपन इंटरवल, दो टाइप के इंटरवल होते हैं, ओपन और क्लोज्ड। ओपन इंटरवल कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है? उसको ऐसे, ये आपका स्मॉल ब्रैकेट्स में a कॉमा बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। ये बच्चों बहुत कंफ्यूजिंग चीज होती है, बच्चों को समझ में नहीं आती है। क्यों नहीं समझ में आती है मैं बताता हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 1 से 10 तक नंबर लिखो, 1 से 10 के बीच के नंबर लिखो, तो आप मुझसे एक क्वेश्चन जरूर पूछोगे, सर 1 से 10 के बीच में नंबर जो लिखने हैं वो तो 2 से 9 तक हो गए। 2 से 9 तक, 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपका क्वेश्चन होगा, मैं कह दूंगा ये तुमको कैसे पता चला कि 1 लिखना है कि नहीं लिखना है? 1 से 10 के बीच के नंबर लिखने थे, तो 1 और 10 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, यही इसकी पूरी कहानी है। बात समझ रहे हो आप कि नहीं? जैसे ओपन इंटरवल का क्या मतलब है बच्चों, कि ओपन इंटरवल में ये जो एलिमेंट है इनके बीच में जितना कुछ है वो सब आप लोगे, लेकिन इनको कंसीडर नहीं करोगे। जैसे कि a कॉमा बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट a इज ग्रेटर देन b, x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, लेकिन a और b नहीं है, यानी ये बात एकदम सही है, ये ओपन इंटरवल है। बात समझ गए आप? अब अगर मैं आपसे कह दूं ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में है, इज इक्वल टू एक्स सच दैट a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a एंड लेस देन और इक्वल टू b, तो यानी कि इसमें a और b को भी कंसीडर करना है, इनके बीच के तो कंसीडर ही करने, a और b को भी कंसीडर करना है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसको क्लोज्ड इंटरवल में लिखो, तो आप तब इसमें आप एक को भी कंसीडर करोगे, 10 को भी कंसीडर, कहां तक? 10 तक। बात समझ गए ना? अब आपको समझ में आ गया होगा। जब इन दोनों को ले लेंगे तो क्लोज इंटरवल, नहीं लेंगे तो ओपन इंटरवल। समझ गए? अब इसमें दो चीजें और होती हैं कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि कोई भी इंटरवल हो वो पूरी तरीके से क्लोज या पूरी तरीके से ओपन हो। जैसे सेमी क्लोज्ड इंटरवल क्या होते हैं, ये देखो बच्चों, ये ए से तो क्लोज्ड है, इसका मतलब होता है क्लोज, यानी कि गेट लगा दिया, और यहाँ का मतलब होता है ये जो स्मॉल ब्रैकेट इसका मतलब है ओपन, यानी कि a कॉमा बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a बट लेस देन b। यहां पर इक्वल टू नहीं है क्योंकि यहां से ये ओपन है। तो अगर मैं यहां पर आपको ऐसे लिख के दिखाऊं 1,10, तो आप एक को तो कंसीडर करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन 10 नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि यहां से ओपन है। बात समझ गए कि नहीं? उसी तरीके से बच्चों ये इसको बोलेंगे क्या, इज ओपन फ्रॉम राइट, राइट से ओपन है, और इसको क्या बोलेंगे, इज ओपन फ्रॉम लेफ्ट, या इसको और भी कुछ बोल सकते हैं, इज क्लोज्ड फ्रॉम लेफ्ट, और इसको बोल सकते हैं इज क्लोज्ड फ्रॉम राइट। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? यहां पर क्या होगा, a कॉमा बी सच दैट x इज ग्रेटर देन a लेस देन इक्वल टू b। तो इस केस में यहां पर जब आप लिखोगे 1,10, यहां से ओपन है और राइट से क्लोज है, तो इसमें 1 को नहीं लोगे, 2 3 4 एंड सो ऑन 10 तक ले लोगे, लेकिन 1 को नहीं लोगे। ये बच्चों बात समझ में आ गई कि नहीं? इंटरवल की कहानी समझ गए हो? इसको देख लो बच्चों, ये सब पढ़ जरूर लो, एक बार रीडिंग जरूर मार लो मेरे साथ एक साथ। आप भले ये ध्यान में ना रखो, आप इसके नोट्स भी मत बनाओ, ये आपके ज़्यादा काम नहीं आएगा, ये मैं मानता हूँ, लेकिन एक बार देख लोगे तो मान लो एक क्वेश्चन आ ही गया तो आप कम से कम घबराओगे तो नहीं, और आप फिजिक्स भी अच्छे से समझोगे, इसलिए देख लो।
और ज़्यादा मैं मोटिवेट करूँगा भी नहीं, क्योंकि इतना मोटिवेशन ऑलरेडी है। कभी कभी तो मैं मोटिवेशन देख के डिमोटिवेट हो जाता हूँ, तो ज़्यादा मत मोटिवेट हो जाना, ठीक है बच्चों। अब बात आती है बच्चों यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट, देखो बच्चों, यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें सब कुछ हो। नाम ही इसका यूनिवर्सल है, जिसमें सब कुछ है, यानी कि उसमें सारे सेट्स भी हैं और सारे सबसेट भी हैं, यानी कि बड़े सेट भी हैं, छोटे सेट भी हैं, जो कि बड़े सेट के पार्ट। इसको बच्चों ऐसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल यू। ये अजीब टाइप से बना होता है, किताबों में आप देखोगे तो ऐसे ये 2 लाइनें खींची होंगी, ये यू बना होगा ऐसे करके। मैं यहाँ समझाने के लिए आपको ऐसा यू बना दूंगा। बात समझ में आ रही है? ये यू ही से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यूनिवर्सल सेट क्या होगा? इन ह्यूमन पॉपुलेशन स्टडीज, मतलब डेमोग्राफी जब स्टडी करते हैं, मान लो वर्ल्ड की डेमोग्राफी यूएन को स्टडी करा, यूनाइटेड नेशन, उस केस में यूनिवर्सल सेट क्या होगा? जितनी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उन सब का सेट को हम क्या बोल देंगे? यूनिवर्सल सेट। वहां ये मायने नहीं रखता, वहां इंडिया के पॉपुलेशन एक सबसेट होगा, बात समझ रहे हो? यूएस की पॉपुलेशन दूसरा सबसेट होगा, चाइना का, पाकिस्तान का, अलग अलग 200 टाइप के देश हैं, उनकी अलग अलग पॉपुलेशन का सेट अलग अलग होगा, लेकिन उन सबको मिला लोगे जो स्टडी कर रहे हो तो वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार आप देख लीजिए, ये सब यहाँ का पार्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है बच्चों ये जिसके लिए मैं सेट थ्योरी आपको बता रहा हूँ, वेन डायग्राम। देखो बच्चों, इसको डेवलप करा था जॉन वेन ने। इसने सेट थ्योरी को बहुत ज़्यादा सिंपल कर दिया था, क्योंकि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है सेट्स का। इससे सेट के सभी ऑपरेशन सिर्फ ग्राफ बनाकर, मतलब कि डायग्राम बनाकर हो जाते हैं। इसलिए बहुत अच्छा टॉपिक है, आपने पढ़ा भी है, नहीं भी पढ़ा है तो हम थोड़ा इतना तो जान ही जाएंगे कि हम कंफ्यूज ना हो। क्या है बच्चों, जरा देखते हैं। पहला तो यह है कि वेन डायग्राम क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक यूनिवर्सल सेट U है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, और A एक सबसेट है। सबसेट यानी कि U का एक पार्ट है जिसमें सिर्फ ये 4 एलिमेंट हैं, 2 4 6 8। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। बाहर U लिख दिया, ये देखो मैंने, अंदर यहाँ पे U लिखा होगा किताबों में, यहाँ पे देखोगे उसमें सारे एलिमेंट है। मान लो 1 से लेकर ये यहाँ 10 तक, मैं मान लेता हूँ यूनिवर्सल सेट में 10 तक है, तो 1 3 5 7 9 10 तो यहाँ लिख दिए यूनिवर्सल सेट में। एक रेक्टेंगल बनाया जिसमें सारे एलिमेंट U के लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बात आती है भाई हमको A रिप्रेजेंट करना है इसके अंदर, तो सबसेट को हमेशा सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे। रेक्टेंगल से यूनिवर्सल सेट मतलब जिसमें सब कुछ है, और सबसेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सर्किल से। तो बच्चों ये व्हाइट वाला सर्किल दिख रहा है बाहर वाला, ये A, इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं? देखो जो इस सर्किल के अंदर पॉइंट आ रहे हैं वो सारे A के एलिमेंट हैं। कौन कौन से होने चाहिए? 2 4 6 8, 2 4 6 8। तो देखो 2 है, 4 भी A के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 6 भी A के अंदर आ रहा है, और B ये 8 भी A के अंदर आ रहा है। तो देखो A इज अ सबसेट ऑफ U। उसी तरीके से अगर हम एक दूसरा सबसेट ले लें B जिसमें 4 और 6 है, तो 4 और 6 देखो यहां पर आप कितना अच्छा है ये कॉन्सेप्ट। 4 और 6 जो है वो यूनिवर्सल सेट का तो पार्ट है ही, तो आप एक सर्किल बनाओगे जिसमें 4 और 6 दिखा दोगे। लेकिन 4 और 6 A में भी आता है, देखो 4 और 6, तो B क्या है? B A का भी सबसेट है। तो जो सर्किल ड्रॉ करोगे वो यहां मत ड्रॉ कर देना, क्या आप सोचो कि यहां पर ऐसे 4 और 6 दिखा दें। भाई एक ही बार तो दिखाना होता है सारे एलिमेंट को, तो एक बार तो आप 4 और 6 A के अंदर दिखा चुके हो, तो इसी में 4 और 6 को लो और इसके बाहर एक सर्किल खींच दो, ये आपका B दिखाएगा। यानी B A का पार्ट है, A U का पार्ट है, तो अल्टीमेटली B भी U का पार्ट हो गया। बात समझ में आ रही है? ये मत करना। तो ये तो हो गया वेन डायग्राम, बहुत सिंपल है बच्चों। हमने कलेक्शन करा, समझ लो बिल्कुल डब्बों में बांट देना है, डब्बों में और ये सर्किल के अंदर बांट देना है, तो रेक्टेंगल में सारे एलिमेंट आ जाएंगे। और सर्किल को जुडिशियसली यूज करना है कि जो एलिमेंट उस सेट को बिलोंग करता है वो उसी सर्किल के अंदर आना चाहिए। यही वेन डायग्राम की थ्योरी है बच्चों, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब बच्चों सेट को लेकर कुछ ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशन मतलब कि सेट के साथ हम कुछ खेल तिगड़म भिड़ाते हैं, वो क्या क्या होते हैं बच्चों वो भी देख लेते हैं। पहले आप इसको देख लो एक बार, समझ लो एक बार,
ये समझ गए होगे, बहुत सिंपल सा चीज़ है। हमने ए एक सबसेट है यू का, बी एक सबसेट है ए का, तो बी ए के अंदर आएगा और ए यू के अंदर आ जाएगा। बहुत सिंपल है ये बच्चों, थोड़ा टेढ़ा सेंटर में नहीं आया, ये सेंटर में होना चाहिए, ठीक है। अब सेट के ऑपरेशन में बच्चों देखते हैं यूनियन ऑफ सेट। ये आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है इसीलिए मैं दोबारा पढ़ा रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए। यूनियन ऑफ सेट को बच्चों ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये यू नहीं है बच्चों, किताबों में देखोगे तो ये ऐसे करके एकदम फैला टाइप का यू बना होगा, इसे मतलब इसका माउथ ओपन ज्यादा होगा। इसको मैं ऐसे समझाने के लिए ऐसे लिख दिया। तो यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, मान ले दो सेट ए और बी हैं, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी कि कहने का मतलब है ए यूनियन बी से एक ऐसा सेट बनेगा जिसमें जो एलिमेंट होंगे वो ए में होंगे या तो बी में होंगे, मतलब कहीं ना कहीं दोनों को मिलाकर वो सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे। इसका एक एग्जाम्पल देख लो तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे एक सेट है आपका जिसमें 2, 4, 6, 8 ये एलिमेंट हैं, और बी एक सेट है जिसमें 6, 8, 10, 12 ये एलिमेंट है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, आप एक काम करो, ए और बी को मिलाकर लिख दो, बस जो दो कॉमन हैं, जो नंबर कॉमन दिख रहे हैं उनको एक ही बार लिखो, क्योंकि वो ए में है तो बी में भी है, इसीलिए तो उनको आइदर इन ए और इन बी, तो उसको आइदर और का क्या मतलब, उसको एक ही बार लिखो। तो देखो 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा। अब दोबारा 6 और 8 मत लिख देना क्योंकि वो तो ए में आ ही गया है। फिर 10 लिखा और 12 लिखा। तो ए यूनियन बी को बच्चों कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये रेक्टेंगल तो हो गया यूनिवर्सल सेट, ए हो गया ये वाला सेट, बी हो गया ये वाला सेट, और इन दोनों में सब सारे एलिमेंट कॉमन हैं, जितने कॉमन हैं और जो कॉमन नहीं भी है उन सबको एक साथ ले लेने पे ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। ये देखो यहां पर बना हुआ है बच्चों, ए में 2, 4, 6, 8 है, बी में 6, 8, 10, 12 है, और इनका जो इंटरसेक्शन है वो कॉमन पोर्शन है, मतलब जो ए और बी में दोनों है, तो 6 और 8। तो अगर मैं 6 और 8 इसमें भी लिखता इसमें भी लिखता तो वो यूनियन ना कहलाता। 6 और 8 आइदर इन ए और इन बी। बात समझो, मान लो 2 है, 2 आइदर इन ए और इन बी, तो ये तो ए में है। 4 आइदर इन ए और इन बी, ये ए में है। 10 और 12 भी बी में है। 6 और 8 ए और बी दोनों में है। बात समझ गए। तो यूनियन क्या होता है, उन सभी एलिमेंट का सेट जो या तो किसी एक सेट ए में हो या किसी सेट बी में हो, या हो सकता है दोनों में हो, आइदर इन ए और इन बी। इसका मतलब ही हो गया दोनों को मिलाकर। बस क्या है, निकालना बहुत सिंपल है, जो एलिमेंट है सबको एक साथ लिख दो, बस जो रिपीट हो रहे हैं मतलब जो कॉमन है उनको एक ही बार लिखो। 2, 4, 6, 8, 10, 12। समझ गए, ये यूनियन है। अब यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ये आप देख लो एक बार। तो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन पे आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, ये बच्चों बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ये दिमाग में आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप इसको वेरीफाई करके वेन डायग्राम से देख सकते हो, नहीं देखोगे तो कुछ जाएगा नहीं आपका। ये अलजेब्रा के बेसिक नियम है, क्योंकि अलजेब्रा की शुरुआत ही सेट थ्योरी से हुई है बच्चों, समझ लो। जो मॉडर्न अलजेब्रा और जितनी भी आपकी अलजेब्रा चली उस सेट थ्योरी से शुरुआत हुई है। तो उसमें बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, पहला प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दो सेट ए और बी हैं उनके बीच में यूनियन लेते हो तो वो बी और ए के यूनियन के बराबर होगा, यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। जैसे कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए लिखते हैं, तो ये होती है बच्चों कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, ये बच्चों अभी जब स्केलर्स पढ़ोगे तो उसमें काम आएगा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दो सेट है ए और बी, इनका यूनियन ले लो और इनका मिला के सी के साथ यूनियन ले लो, तो ये किसके बराबर होगा, बी और सी का मिला के यूनियन ले लो और ए के साथ उनका यूनियन ले लो, यानी ए यूनियन बी ब्रैकेट में एक साथ ले लिया पहले और फिर सी के साथ यूनियन ले लिया। इनका यूनियन बराबर होगा बी और सी का यूनियन पहले ले लिया ए का साथ। ये इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, क्योंकि हमने ब्रैकेट को पहले ए और बी के साथ एसोसिएट करा फिर बी और सी के साथ एसोसिएट करा। बात समझ गए। तीसरा क्या है बच्चों, ए यूनियन फाई। अब फाई क्या है बच्चों, फाई है नल सेट। नल सेट यानी जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो ए यूनियन फाई, यूनियन यानी कि सब कुछ जिस ए और फाई में वो सारे एलिमेंट जो या तो ए में हो या फाई में हो। फाई में तो कुछ है नहीं तो बचा क्या, ए। तो ए यूनियन फाई क्या हो जाएगा, ए। इसको बच्चों आइडेंटिटी लॉ बोला जाता है। आइडेंटिटी लॉ क्यों, क्योंकि फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यू, यूनिवर्सल सेट। ये बच्चों आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा कि फाई यू की आइडेंटिटी कैसे होगी।
फाई एक नल सेट है, बात समझो, फाई एक क्या है, नल सेट है। तो अगर इसका यूनियन लेने पे कुछ और आया जाता, मतलब कि फाई में कुछ नहीं है, अगर फाई का ए से यूनियन लेने पे कोई एक सेट और आ जाता, ऐसा असंभव आ ही नहीं सकता, तो यानी कि वो तो यूनिवर्सल सेट के बाहर का एलिमेंट हो गया ना, वो तो है ही नहीं यूनिवर्स में। इसलिए इसको फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यू बोलते हैं। इतना मत दिमाग लगाओ, बस इसको आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं, ये ध्यान में रखना। नहीं भी रखते तो कोई बात नहीं, ये सब भूल जाते हो तब भी कोई बात नहीं। और मैथ वाले जितने लड़के लफाड़े हो उनको तो ये सब पढ़ना ही पड़ेगा। बायो वालों के लिए मैं कह रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट क्या है, ए यूनियन ए, खुद के साथ यूनियन ले लो। तो भाई सारे एलिमेंट जो मुझ में वही तो मुझ में रहेंगे, तो ए यूनियन ए क्या होगा, ए। इसको इडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं, IDEMPOTENT, इडेम्पोटेंट लॉ। ये सब नाम आप मैट्रिक्स अगर पढ़ोगे मैथ वालों, ध्यान से सुनो, ये सब काम आएगा आपके। अब देखो, यूनिवर्सल सेट का अगर आप यूनियन ले लो ए से, तो बात समझना, यूनिवर्सल सेट ही तो आ जाएगा, क्योंकि वो सारे सेट जो आइदर इन यू और इन ए, तो आइदर इन यू कह दिया तो सारे यू में आ गए। इसको लॉ ऑफ यू बोलते हैं, लॉ ऑफ यू, यू यानी यूनिवर्सल सेट। ये हो गए प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। आपको ये दो ज़्यादा ध्यान में रखने हैं, ये तीन वाले भूल जा रहे हो तो भूल ही जाना, इसको यहाँ के बाद भूल जाओ, कोई बात नहीं। ये सब आप अपने आप दिमाग लगा के सोच लोगे कि भाई एक तरीके से यूनियन का मतलब है जोड़ना, यूनाइट करना। तो जब जीरो जोड़ोगे, जीरो मतलब नल सेट, हालांकि जीरो नहीं है ये नल सेट है। ये वैसा ही है कि जैसे खाली कमरा भी कुछ है, जीरो नहीं है वो, वैसा ही है ये समझ गए हो। तो बच्चों आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे दूसरा सेट ऑपरेशन, जिसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन क्या होता है बच्चों, बहुत सिंपल है, वो सारे एलिमेंट जो ए और बी में कॉमन होंगे, तब हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, ये एंड देखो सारी कहानी पलटे दे रहा है। वहां पर डिफिनीशन यूनियन में क्या थी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, या तो ए में हो या बी में हो, किसी एक में होना चाहिए। यहां पर कंडीशन एंड पे आ गई है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बिलोंग्स टू बी, ए में भी हो और बी में भी हो, ये तो वही एलिमेंट होंगे जो कॉमन होंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ए एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक का एक सेट है, और बी एक आपका अलग सेट है 2 3 5 7 11 12 13 14। तो अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो कॉमन है उनको सबको एक साथ लिख लो। देखो 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन, यही ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ये देखो एक ये यूनिवर्सल सेट है जिसमें सारे नंबर होंगे, ये जो ए और बी को मिलाकर। ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, यही वाला तो कॉमन पोर्शन है, तो ये जो है ये दिखाएगा। बात समझ गए, ये इंटरसेक्शन बहुत सिंपल है। यूनियन में हमने सबको एक साथ ले लिया, इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन को एक साथ लिया। बात समझ गए, इसको देख लो एक बार। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे बच्चों हम लोगों ने अभी यूनियन की प्रॉपर्टी पढ़ी, इसमें भी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, इसमें भी एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। ये दोनों ध्यान में रखना, बाकी फिर वही सब चालू हो जाएगा यहाँ पर कि फाई का इंटरसेक्शन लो ए से, यानी वो एलिमेंट जो फाई में भी कॉमन और ए में। फाई में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता, तो कॉमन क्या होगा, कोई नहीं, कुछ नहीं कॉमन होगा, इसलिए वो भी एक नल सेट होगा। ठीक है। और अगर आप यू यानी कि यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन लो ए से, तो भाई वो सारे एलिमेंट जो ए और यू में कॉमन हो, देखो ए और यू में कॉमन हो, तो ए और यू में कॉमन क्या होंगे, वो सारे एलिमेंट जो ए में है, क्योंकि ए तो खुद ही यू का पार्ट है। तो यू इंटरसेक्शन ए क्या होगा, ए। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फाई। ये जो पहला वाला है इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फाई, और ये जो दूसरा वाला है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ यू, लॉ ऑफ यू। ये ठीक है बच्चों। और वैसे ही चौथा क्या है, ए इंटरसेक्शन ए, यानी कि वो सारे एलिमेंट खुद से आप इंटरसेक्शन ले लो, तो वो एलिमेंट जो ए में ही कॉमन है, ए का ए के साथ कॉमन, तो वो तो ए ही होगा। इसको इम्पोर्टेंट लॉ बोलते हैं, जैसे पहले भी आपने देखा था। और ये बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इसको ध्यान में रखना, क्योंकि ये आपको स्केलर और वेक्टर में काम आएगी, ये डायरेक्टली नहीं काम आएगी। नहीं ध्यान रखो, अच्छा तुम ठीक है भूल जाओ इसको, कोई बात नहीं, वो बाद में ध्यान देंगे।
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बाहर इंटरसेक्शन है, अंदर यूनियन है, ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में यूनियन, मतलब हमने एक तरीके से अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये जो आपका इंटरसेक्शन है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यूनियन के साथ। इंटरसेक्शन बाहर था, ए इंटरसेक्शन बी, अंदर जब ले जाओगे जैसे मल्टीप्लाई करते हो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, बात समझ, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करते हैं। अब बात आती है बच्चों, पहले ये देख लो वरना तुम्हारा दिमाग हैंग होने लग रहा होगा, मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरा ही हैंग हो जाता था जब ये सब पढ़ते थे। हैंग इन द सेंस, इसमें ना तो सही से गणित लग रही है, बस लेटर और डायग्राम देखे जा रहे हैं, किस टाइप की मैथमेटिक्स है, लेकिन ये है बहुत इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स बच्चों। वही है जिसमें दिमाग लगेगा, जो समझ में आने लगेगा वो इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, वरना तो सब ऐसे ही चल रहा है। तीसरा देखते हैं बच्चों, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये भी एक ऑपरेशन है। क्या है डिफरेंस, यानी कि जैसे आप नॉर्मल नंबर्स का डिफरेंस करते हो 5 - 3 तो क्या बचा, 2 बचा। यहां पर वैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, a - b, यानी a एक सेट है और b एक सेट है, उनका डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। भाई b को a से घटाने का क्या मतलब होता है कि भाई अब जो बच रहा है उसमें b नहीं होना चाहिए, सिंपल सा बात है ना भाई। 5 - 3 कर दिया तो 2 बचा, 3 हट जाना चाहिए उससे, तो इस पूरे सेट a से b को हटा दो, जितना बच रहा है उसको लिख दो, वही आपका डिफरेंस है। a - b इज x सच दैट x इज अ एलिमेंट ऑफ a एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, a एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट है, b एक सेट है जिसमें 2 4 6 8 ये सारे एलिमेंट हैं, तो a - b क्या होगा बच्चों, जो b के एलिमेंट जो इससे मिलजुल रहे हैं वो सारे हटा दो। जैसे a में 2 मिल रहा है, इसको हटा दो तो 1, 3 बचा, 4 मिल रहा है तो 4 हटा दो, 6 मिल रहा है तो 6 हटा दो, तो बचा क्या 1 3 5। अब 8 तो नहीं दिख रहा है तो उसको छोड़ दो, क्योंकि a - b निकालना है। यहां पर -8 मत लिख देना, ये नंबर सिस्टम्स के साथ आपका एरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं चल रहा है, अलजेब्रिक ऑपरेशन चल रहा है। तो a में वो सारे एलिमेंट जो b से मिलते जुलते हैं वो हटा दो, बाकी a को वैसा ही लिख दो। उसी तरह b - a क्या होगा, b में वो सारे एलिमेंट जो a से मिलते जुलते हैं वो हटा दो, बाकी b को वैसा ही लिखने दो। जैसे कि a से 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है और 6 मिल रहा है, तो ये हटा दो, तो क्या बचा 8। इससे बच्चों एक चीज और क्लियर होगी कि a - b यहां से क्या क्लियर हुआ, a - b इज नॉट इक्वल टू b - a। देखो a - b यहां पर ये आ रहा है, ये वाला सेट आ रहा है, और b - a सिंगलटन सेट एक ही एलिमेंट आ रहा है 8, तो हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंस के केस में कम्यूटेटिव लॉ नहीं लगता है। देखो अरिथमेटिक में इसको रिफ्लेक्ट करो, 5 - 3 इज नॉट इक्वल टू 3 - 5, होता है कि नहीं। ये सब नियम निकाले यहीं से गए कि वो तो -2 आ जाएगा और यहाँ +2 आएगा, बात समझ गए। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों, ये एक यूनिवर्सल सेट है ये आपका, इसमें एक ए सेट था, एक बी सेट था, ए उन सभी एलिमेंट का सेट होगा a - b जो कि b में ना हो, a में हो। तो भाई ये जो कॉमन पोर्शन है ये तो b में भी आ रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए, और b तो है ही नहीं, तो जो बचा हुआ पोर्शन है, मतलब कहने का ये है कि उतना पीस काट के निकाल दो जो b से मिलता जुलता है, समझ रहे हो। तो b - a बच्चों क्या होगा, ये सोचना, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। b - a अगर आपको कहना हो तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ये b - a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों, बताओ, समझ गए। ये एक देख लो, बस एक ऑपरेशन और बचा है, आपका सेट थ्योरी लगभग कंप्लीट हो जाएगा। देख लिया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट यानी कि जो पूरा कर रहा है किसी सेट को, ठीक है। यहां पर उससे मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट के कॉम्प्लीमेंट में जो सबसेट है उससे क्या मतलब होता है। अगर कोई सेट A है तो उसका कॉम्प्लीमेंट को डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक ऐसा एलिमेंट होगा, वो ऐसा सेट होगा जो कि A से मिलता जुलता नहीं है। मतलब कि A डैश इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू u बट x डज नॉट बिलोंग टू A। मतलब कि वो सारे एलिमेंट जो A में नहीं है, U में है लेकिन A में नहीं, यूनिवर्सल सेट में A में नहीं, उसको कॉम्प्लीमेंट बोल देंगे।
ये ऑब्वियस सी बात है कि ए डैश आपका क्या होगा, यू में ए घटा दो, यानी यूनिवर्सल सेट में आप ये सेट घटा दो, वो सारे एलिमेंट हटा दो तो जो बचेगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं, एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये, और ए उसका एक सबसेट है 2 4 6 8 10। तो ए डैश क्या होगा, ए डैश वो सारे एलिमेंट होंगे जो ए में नहीं है। तो कौन कौन से ए में नहीं है, 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, और कौन सा नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, यानी कि u माइनस ए कर दो तो 1 3 5 7 9 ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो u आपका एक यूनिवर्सल सेट है, स्क्वायर ये रेक्टेंगल में, ए आपका सेट था, तो ए डैश वो सारे सेट जो ए में नहीं है, तो वो सारे बाहर वाले वो सारे क्या हैं आपके, ये सब आपके कॉम्प्लीमेंट हैं। तो ए डैश ये है सारा, बात समझ गया, बहुत सिंपल है ये तो, देख के आप समझ गए होगे। अब इसकी भी प्रॉपर्टीज जल्दी से देख लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, एक तो कॉम्प्लीमेंट लॉ है। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या मतलब क्या है कि अगर आप ए और ए डैश का यूनियन ले लें, यानी वो सारे एलिमेंट जो ए और ए डैश में हो, तो ये यूनिवर्सल सेट बन जाएगा कि नहीं। यहाँ से ही देख लो, ये ए डैश है, ये ए है, इन सब को ले लोगे तो यूनियन बन जाएगा कि नहीं। और वो सारे एलिमेंट अगर हम इंटरसेक्शन ले लें, इंटरसेक्शन का मतलब वो सारे एलिमेंट जो ए में भी हो और ए डैश में भी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ए डैश की डिफिनीशन ही यही है कि वो सारे एलिमेंट जो ए में हैं ही नहीं, तो यानी कि वो क्या निकल जाएगा, फाई नल सेट, यानी ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा। और क्या लॉ है इसकी, डिमॉर्गन्स लॉ। बच्चों ये थोड़ा ध्यान में रखना, बहुत सिंपल है कि ए यूनियन बी, अगर आपने इसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया ब्रैकेट में, ब्रैकेट ए यूनियन बी लिया और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यूनियन चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन में, और ब्रैकेट जब खोलोगे आप तो डैश सबके ऊपर आ जाएगा और यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसी ये नाम है जिन्होंने दिया था, डिमॉर्गन्स लॉ। और ए इंटरसेक्शन बी डैश, अगर आप ब्रैकेट खोलो तो डैश अंदर आ जाएगा और इंटरसेक्शन यू। इसको आप बच्चों थोड़ा, मैं नहीं बताऊंगा, इसको आप खुद दिमाग लगाकर कोई ए और बी दो सेट लेना और इस थ्योरम से कोई एक एग्जांपल ले लेना। जैसे कि मान लो हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या आपने एक यूनिवर्सल सेट, या कह दें ये हमने ए ले लिया है, ठीक है, ए नहीं सॉरी, ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट है U, ये एक यूनिवर्सल सेट है U, ठीक है, और इसका एक पार्ट A है, वो क्या है, वो मान लेते हैं 2 3 4 5, और एक पार्ट है B, वो है 4 5 6 7। अब इसको वेरीफाई करके इससे देखना, पहले A यूनियन B निकालना और उस पूरे का इंटरसेक्शन लेना, फिर A का कॉम्प्लीमेंट लेके B का कॉम्प्लीमेंट लेके उसका इंटरसेक्शन निकालना। मतलब ये वेरीफाई करके आप अपने आप देखना बच्चों, मैं नहीं बताऊंगा, ये बहुत सिंपल सा है, आप करके देख लेना। क्योंकि यहाँ पर एक मैंने नोट लिख रखा है, ऑल द लॉज ऑफ एवरी सेट ऑपरेशन कैन बी वेरीफाइड बाई वेन्स डायग्राम। बात समझे कि नहीं। और ये एक प्रॉपर्टी और है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या है यार, एक ए का कॉम्प्लीमेंट लो, उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट ले लो तो ए ही तो आ जाएगा। बात समझ रहे हो, मतलब ए में उस ए डैश क्या है, वो सारे एलिमेंट, सारे सेट ऑफ एलिमेंट जो ए में नहीं है, और उसका फिर से आप कॉम्प्लीमेंट ले लो, यानी वो सारे सेट ऑफ एलिमेंट जो ए डैश में नहीं है, तो ए ही तो आ जाएगा वो। ये बेकार का लॉ है लेकिन ठीक है, पढ़ना है। लॉ ऑफ फाई एंड यू, जैसे कि पहले से पढ़ते आ रहे हैं, फाई का आप कॉम्प्लीमेंट ले लो, यानी वो सारे सेट ऑफ एलिमेंट्स जो फाई में ना हो, तो वो तो सबको, फाई में तो कुछ नहीं है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट यानी जिसमें सब कुछ हो, तो ये तो होगा यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट यानी कि जो यूनिवर्सल सेट में ना हो, तो यूनिवर्सल सेट में तो कुछ भी नहीं है, तो हटा दोगे तो कुछ नहीं बचेगा, फाई। ये सब बच्चों थोड़ा स्लो करके जो मैं बक रहा हूँ ना, ये सब सुन लेना एक बार। मैं कह रहा हूँ फिर से, सेट थ्योरी अलग से आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फिजिक्स के लिए। आप बस ये वीडियो सारे देख लो, ये एक ही वीडियो ये देख लो, और इसके नोट्स मिल जाएंगे, इसके नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं, नोट्स तो सबके मिलेंगे आपको। ठीक है बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये समझ गए हो आप तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझो तो बाद में समझ जाओ।